Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video lecture, I am going to teach chapter number 12 of class 10th biology, and the main content that I am going to discuss is division of the nervous system. जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है नॉर्मली वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है या दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। उनमें एक आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और दूसरा आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो जो डिवीज़न ऑफ नर्वस सिस्टम है यानी कि दो हिस्सों में की गई है, एक को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं और एक को क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें दो पार्ट्स हैं, एक ब्रेन है और एक स्पाइनल कॉर्ड है। तो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम ब्रेन को स्टडी करेंगे। तो आइए ब्रेन को स्टार्ट करते हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इन एनिमल्स ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन एक ऐसा मेन ऑर्गन है या मेन ऐसा पार्ट है जो पूरी बॉडी लाइफ की एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज सुटेबल टू परफॉर्म दिस फंक्शन, यानी ब्रेन हैज़ दैट कैपेसिटी टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क दैट इट कैन कंट्रोल ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़। ब्रेन इज़ द मेन फंक्शनल यूनिट के जो सारे बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनका क्या होता है, कंट्रोल करने का सेंटर होता है। अब ब्रेन सिचुएट कहाँ होती है, ब्रेन की लोकेशन क्या होती है। ब्रेन जो नॉर्मली होता है ना आपके पास, वो लोकेट करता है इनसाइड अ बोनी क्रैनियम कार्ड। बोनी क्रैनियम इनसाइड बोनी क्रैनियम के अंदर पड़ा होता है, यानी ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड अ बोनी क्रैनियम पार्ट ऑफ स्कल। अब बेसिकली क्या होता है कि जो ब्रेन होता है नॉर्मली स्कल के अंदर बोनी पार्ट होता है जिनको क्रैनियम कहा जाता है, उसके अंदर लोकेट होता है। यानी क्रैनियम के अंदर आपका क्या होता है, ब्रेन लोकेट होता है। और क्रैनियम जो होता है वो बेसिकली पार्ट ऑफ क्या है, स्कल है। इनसाइड क्रैनियम क्या होता है, मैंने कि ये तो बता दिया कि ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड अ बोनी क्रैनियम कॉल्ड पार्ट ऑफ स्कल, यानी कि बोनी क्रैनियम के अंदर ब्रेन क्या होता है, सिचुएट होता है। इनसाइड बोनी क्रैनियम जो आपका क्रैनियम पार्ट है उसके लोअर साइड पे 3 लेयर्स आती हैं जिससे ब्रेन को कवर किया जाता है, उनको मेनिंजेस कहा जाता है। यानी ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 डिफरेंट लेयर्स कॉल्ड एज मेनिंजेस, यानी ब्रेन को 3 लेयर से प्रोटेक्ट किया जाता है जिनको क्या कहा जाता है, मेनिंजेस कहा जाता है। और मेनिंजेस करती क्या है, मेनिंजेस का फंक्शन क्या है, मेनिंजेस प्रोटेक्ट ब्रेन एंड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू ब्रेन टिश्यू थ्रू देयर कैपिलरीज। यानी मेनिंजेस ब्रेन को प्रोवाइड करती हैं न्यूट्रिशन यानी खुराक प्रोवाइड करती हैं और साथ में ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं जो ब्रेन टिश्यूज़ को थ्रू कैपिलरीज, यानी कैपिलरीज के थ्रू मेनिंजेस क्या करती हैं, ब्रेन को फूड और ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं। उसके अलावा फिर क्या होता है, द ब्रेन कंटेन फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स। जिस तरह आपके हार्ट में वेंट्रिकल्स होते हैं तो इसी तरह ब्रेन में भी क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं। और ये वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी ब्रेन से ये कंटिन्यूएशन में सेंट्रल कैनाल की तरफ जाते हैं। और इन वेंट्रिकल्स में क्या क्या कंटेन करती हैं, दीज वेंट्रिकल्स कंटेन फ्लूइड फिल्ड, यानी कि इनके अंदर क्या होता है, फ्लूइड फिल होता है। और ये फ्लूइड विद इन वेंट्रिकल्स क्या कहलाता है, सीरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहलाता है। यानी कि बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ब्रेन के अंदर आपके पास वेंट्रिकल्स होते हैं, और ये वेंट्रिकल्स के अंदर फ्लूइड होता है। और ये वेंट्रिकल्स की कंटिन्यूएशन जो होती है वो टुवर्ड्स द सेंट्रल कनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो बॉडी को बेसिकली क्या करता है, फ्लूइड सप्लाई करता है। यानी कि जो बेसिकली ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड हैं, इनके वेंट्रिकल्स के दरमियान में क्या मौजूद होता है, फ्लूइड, जो बेसिकली लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जिसको क्या कहा जाता है, सीरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। यानी सीरिब्रो किसे कहते हैं, सीरिब्रो किसे कहते हैं, ब्रेन को कहते हैं। स्पाइनल किसे कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को। और फ्लूइड लिक्विड को कहते हैं, यानी कि ऐसा फ्लूइड जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की लेयर्स में मौजूद हो, जिनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। तो ये जो इंट्रोडक्शन शॉर्ट सा बताया है मैं इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि बेटा आपके पास जो डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है और एक को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो आपके पास दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक को ब्रेन कहा जाता है और दूसरे को स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ब्रेन को स्टडी करते हैं। तो ब्रेन है क्या,
बेसिकली तमाम एनिमल्स के अंदर जो ब्रेन ऐसा फंक्शनल यूनिट है जो बॉडी की तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ब्रेन बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन बेसिकली इज़ सुटेबल टू परफॉर्म दिस फंक्शन, यानी ब्रेन के अंदर अल्लाह ताला ने ये कैपेबिलिटी डाली है कि वो बॉडी के तमाम फंक्शंस को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। और ब्रेन कहाँ पे सिचुएट होता है, ब्रेन सिचुएटेड होता है क्रेनियम के अंदर, जो कि पार्ट ऑफ स्कल है। अब इनसाइड क्रेनियम क्या होता है, ब्रेन को 3 लेयर से कवर किया जाता है जिनको मेनिंजेस कहा जाता है, यानी उसके बाद ब्रेन की 3 लेयर्स आती हैं जिनको क्या कहा जाता है, मेनिंजेस कहा जाता है। और मेनिंजेस क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को और सप्लाई करती हैं न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं थ्रू कैपिलरीज। ब्रेन कंटेन क्या करता है, ब्रेन कंटेन करता है वेंट्रिकल्स जिनकी कंटिन्यूएशन जो होती है वो सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ट्रैवल करती है। और इन वेंट्रिकल्स में फ्लूइड होता है जिसको सीरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। ऐसा फ्लूइड ऐसे फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ कंटिन्यूएशन करते हैं, इनको सीरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। तो आए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि आपके पास जो ब्रेन होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। देयर आर 3 मेजर रीजन्स इन द ब्रेन ऑफ ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्राई, यानी कि तमाम बोन रखने वाले या स्पाइनल कॉर्ड रखने वाले ह्यूमंस के एनिमल्स के अंदर, जिनमें ह्यूमन एक सबसे बड़ी एग्जांपल है, उनके अंदर 3 बड़ी कैटेगरीज होती हैं जिनमें एक फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन और एक हाइंड ब्रेन आता है। यानी कि जो आपके पास फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये 3 बेसिकली डिविजन्स हैं ब्रेन की। अब जो ब्रेन होता है इनमें सबसे जो बड़ा पार्ट होता है वो फोर ब्रेन का होता है। तो फोर ब्रेन को स्टडी करते हैं, यानी फोर ब्रेन क्या है। फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन, यानी कि फोर ब्रेन जो होता है ना वो ब्रेन का सबसे बड़ा एरिया होता है। इट इज़ मोस्टली हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमन, और ह्यूमंस में इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा हुई होती है। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस रीजन। ब्रेन के अंदर भी 3 रीजन होते हैं जिनको हम नाम देते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सीरिब्रम का नाम देते हैं। यानी कि बेसिकली जो ब्रेन है उसका जो सबसे लार्जेस्ट एरिया है वो फोर ब्रेन है, और फोर ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट एरिया है वो आपके पास सीरिब्रम है। तो पेपर में ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, आपको क्लियर होना चाहिए कि ह्यूमन जो ब्रेन है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक फोर ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन होता है और एक हाइंड ब्रेन होता है। जो फोर ब्रेन होता है वो ब्रेन का सबसे क्या होता है, लार्जेस्ट एरिया होता है और मोस्टली ये डेवलप्ड एरिया होता है। और ये इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, उनमें आपके पास एक आता है थैलेमस, दूसरे को कहते हैं हाइपोथैलेमस और एक को कहते हैं सीरिब्रम। तो बेसिकली अगर हम इस चीज़ को अगर डायग्राम में हाईलाइट करें तो मैं इस चीज़ को हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये जो ब्रेन का ये वाला जो सारा एरिया है इसको हम नाम देते हैं सीरिब्रम का। तो ये आपका सारा एरिया क्या है, सीरिब्रम। तो सीरिब्रम के बाद जो एरिया आता है वो आपके पास आता है थैलेमस, यानी कि सीरिब्रम के बाद क्या आता है, थैलेमस। यानी कि ये थैलेमस आपके पास ये वाला सारा एरिया क्या है, थैलेमस। और थैलेमस से नीचे आपके पास क्या है, थैलेमस से नीचे आपके पास हाइपोथैलेमस है। तो बेसिकली ये एरिया क्या है, हाइपोथैलेमस। यानी कि अरेंजमेंट वाइज देखा जाए तो पहले सीरिब्रम आता है, फिर थैलेमस आता है और फिर क्या आता है, हाइपोथैलेमस। लेकिन बुक वाले ने अरेंजमेंट कैसे की हुई है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सीरिब्रम। लेकिन आपको अरेंजमेंट पता होनी चाहिए। आपके पास सीरिब्रम है, फिर थैलेमस है और फिर क्या है आपके पास, हाइपोथैलेमस है। तो स्टार्ट करते हैं कि ये थैलेमस है क्या, ये अपने क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। इसी तरह हाइपोथैलेमस और सीरिब्रम को भी डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या की फीचर्स हैं जो जिसकी वजह से ये ब्रेन हाईली जो है ना डेवलप्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थैलेमस की। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या आता है, आपकी बुक की अरेंजमेंट के मुताबिक थैलेमस आता है। पर जो थैलेमस होता है नॉर्मली क्या होता है, लाइज बिलो सीरिब्रम। यानी कि ये क्या होता है कि सीरिब्रम से क्या होता है, लाइज बिलो सीरिब्रम, यानी सीरिब्रम से नीचे होता है। सबसे ऊपर तो सीरिब्रम होता है, फिर थैलेमस होता है, फिर हाइपोथैलेमस होता है। तो ये बेसिकली सीरिब्रम से नीचे होता है, यानी थैलेमस लाइज जस्ट बिलो सीरिब्रम। अब ये क्या करता है, बेसिकली पहले तो हमें ये पता चल गई कि लोकेशन क्या है, कि ये सीरिब्रम से क्या होता है,
जस्ट बिलो लाई करता है। अब इसका फंक्शन क्या है, ये काम क्या करता है, इट सर्व एज अ रिले सेंटर। रिले सेंटर का मतलब कनेक्शन करने का काम करता है बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में एक ये रिलेशन बनाता है और कम्युनिकेशन क्या करता है, एक्सचेंज करता है। इट ऑल्सो रिसीव एंड मॉडिफाइज सेंसरी इम्पल्सिस। सेंसरी इम्पल्सिस आपके पास क्या आती हैं, आपको पता है, देखने की हिस्स होती है, ठीक है, सुनने की हिस्स होती है, सूंघने की हिस्स होती है, चखने की हिस्स होती है। इसका मतलब आपके पास 5 सेंसेस हैं, तो उनमें वो बता रहा है कि जो सेंसरी इम्पल्सिस होती हैं जिसमें सूंघने की हिस्स को छोड़ के, एक्सेप्ट फ्रॉम नोज को छोड़ के, बिफोर दे ट्रैवल टू सीरिब्रम, यानी कि बेसिकली थैलामस वो स्लॉट होता है जो आपके सेंसरी इम्पल्सिस एक्सेप्ट फ्रॉम नोज क्या करता है, पहले रिसीव करता है, फिर उनको मॉडिफाई करता है, फिर किसको देता है, सीरिब्रम को देता है जो उसके ऊपर पड़ा होता है। तो इसके फंक्शन हमें पता चले थैलामस का, कि थैलामस जो होता है लाई करता है जस्ट बिलो सीरिब्रम, क्योंकि सीरिब्रम सबसे ऊपर होता है, तो उससे नीचे थैलामस होता है। इसका फंक्शन 2 है। ये एक रिले सेंटर के तौर पे काम करता है बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में एक रिलेशन का काम करता है, एक रिलेशन डेवलप करता है जिससे कम्युनिकेशन या उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन बॉडी की क्या होती है, एक्सचेंज होती है। दूसरा फंक्शन थैलामस क्या परफॉर्म करता है, ये रिसीव करता है और फिर उसको मॉडिफाई करता है सेंसरी इम्पल्सिस, जिसमें आइज की होगी, ठीक है, ईयर से रिलेटेड होगी, तो इनको क्या करता है, कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद क्या करता है, उसको ट्रैवल करवाता है सीरिब्रम की तरफ, इनको मॉडिफाई करने के बाद, एक्सेप्ट ऑफ नोज। अब थैलामस किस काम में इन्वॉल्व होता है, फंक्शन तो डिस्कस कर लिया, किस काम में इन्वॉल्व होता है। थैलामस इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन पेन परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस, स्लीपिंग एंड अवेकनिंग से रिलेटेड इसका टास्क है। यानी पेन जो परसेप्शन होती है, आपको जो पेन फील होता है, या आप जो नींद स्लीप में होते हैं और अवेकनिंग की सिचुएशन में होते हैं, तो इसको कंट्रोल करने का जो जिम्मेदार होता है वो ब्रेन का एक सब फंक्शन है जिसको थैलामस कहा जाता है। तो थैलामस को दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि थैलामस कहाँ पे लाई करता है, थैलामस लाई करता है सीरिब्रम से नीचे। इसका फंक्शन क्या है, बेसिकली ये एक कनेक्शन डेवलप करता है बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में ये एक रिलेशन का काम करता है। और क्या करता है, बेसिकली ये रिसीव करता है, फिर मॉडिफाई भी करता है उन सेंसरी इम्पल्सिस को जो कि सीरिब्रम की तरफ ट्रैवल करती हैं, यानी कि बेसिकली ये कलेक्ट करता है सेंसरी इम्पल्सिस को, ठीक है, बॉडी पार्ट से, फिर उसके बाद उनको मॉडिफाई करने के बाद ट्रैवल करवाता है सीरिब्रम की तरफ, एक्सेप्ट फ्रॉम नोज। और ये किन फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है, ये इन्वॉल्व होता है पेन परसेप्शन एक्टिविटीज़ के अंदर और कॉन्शियसनेस के अंदर, स्लीप और अवेकनिंग की सिचुएशन के अंदर ये फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आए स्टडी करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। तो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है हाइपोथैलेमस। तो मैंने दोबारा तरतीब डिस्कस कर देता हूँ। सबसे टॉप पे सीरिब्रम होता है अरेंजमेंट वाइज, फिर थैलामस होता है और फिर हाइपोथैलेमस। तो सबसे फिर उसके बाद बात आ गई हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस कहाँ पे लाई करेगा, मैंने अभी बताया कि थैलामस से नीचे होता है, तो और मिड ब्रेन से क्या होता है, ऊपर, क्योंकि उसके बाद कंटिन्यूएशन मिड ब्रेन की स्टार्ट हो जाती है। तो लाइज अबव मिड ब्रेन एंड बिलो थैलामस, यानी थैलामस से क्या होता है, ये नीचे होता है और मिड ब्रेन से ऊपर होता है। और बेसिकली इसका साइज़ क्या होता है, रफली द साइज ऑफ एन एलमंड, बादाम के साइज़ के बराबर होता है। अब ये काम क्या करता है, हमें लोकेशन तो पता चल गई कि ये मिड ब्रेन से ऊपर होता है और थैलामस से क्या होता है, नीचे होता है। इट इज़ हैविंग द साइज ऑफ एन एलमंड, उनका साइज़ जो होता है एलमंड के साइज़ यानी बादाम के साइज़ के बराबर होता है। अच्छा, अब इनके फंक्शंस क्या हैं, ये करता क्या है, इस पे बात करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू लिंक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। आपकी बॉडी के सबसे बड़े दो सिस्टम्स, एक नर्वस सिस्टम जिनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है, और दूसरे एंडोक्राइन सिस्टम जिनके अंदर बेसिकली आपके ग्लैंड्स आते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पेंक्रियाज, ठीक है, ये जो बेसिक ग्लैंड्स आते हैं, इन ग्लैंड्स के साथ बेसिकली नर्वस सिस्टम का एक कनेक्शन बिल्डअप कौन करता है, हाइपोथैलेमस। और ये एक और फंक्शन करता है, इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड का जो एंडोक्राइन सिस्टम का जो सबसे बड़ा ग्लैंड है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है, ये बेसिकली क्या करता है, कंट्रोल कर रहा है उसकी सिक्रीशंस को भी। और क्या करता है, इट आल्सो कंट्रोल्स फीलिंग्स सच एज रैग को कंट्रोल करना, पेन, प्लेजर एंड सारो को, यानी कि आपकी
फीलिंग्स को बेसिकली क्या करना है, आप खुशी की हालत में है, गम की हालत में है, इनको कंट्रोल करना बेसिकली किसका काम होता है, हाइपोथैलेमस का काम होता है। इसको मैं रिवाइज करता हूँ कि जो हाइपोथैलेमस होता है ये लाई करता है अबव मिड ब्रेन एंड जस्ट बिलो थैलेमस। यानी मैं इस बात को बार बार क्लियर कर चुका हूँ कि आपकी बुक के अंदर जो अरेंजमेंट है पहले लिखा हुआ है थैलेमस, फिर लिखा हुआ है हाइपोथैलेमस, और फिर क्या आता है, सीरीब्रम आता है। लेकिन अगर अरेंजमेंट वाइज बात करें और डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो सबसे पहले सीरिब्रम आता है, फिर थैलेमस आता है, और फिर क्या आता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इस हिसाब से थैलेमस के नीचे होता है और मिड ब्रेन से ऊपर होता है, और इसका साइज़ क्या होता है, रफली द साइज ऑफ एन एलमंड, बादाम के साइज़ के क्या होता है, ये बराबर होता है। इसका सबसे बड़ा फंक्शन क्या है, बेसिकली ये लिंक कायम करता है किसके दरमियान में, नर्वस सिस्टम के दरमियान में और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान में। एक ये रिले सेंटर का काम करता है, लिंक का काम करता है। यानी क्या होता है, बेसिकली एक लिंक डेवलप कर देगा ग्लैंड्स के दरमियान में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दरमियान में। और आल्सो एंडोक्राइन सिस्टम का एक ग्लैंड जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, उसकी सिक्रीशंस को भी ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, कंट्रोल करता है। और ऑल दो ये आपकी जो फीलिंग्स होती हैं जिनमें पेन हो गया, रैग हो गया, प्लेजर हो गया, शोर हो गया, इन फीलिंग्स को भी कंट्रोल करने का जो जिम्मेदार होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। स्टडी करते हैं नेक्स्ट पार्ट को जिसमें सीरिब्रम आ जाता है, थर्ड पार्ट है ये। सीरिब्रम जो होता है बेसिकली फोर ब्रेन का थर्ड पार्ट होता है और सबसे ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन होता है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट क्या हुआ, फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट क्या हुआ, सीरिब्रम हुआ। तो सीरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ये कंट्रोल क्या करता है, बेसिकली आपकी स्केलेटन मसल्स की एक्टिविटीज़, थिंकिंग की एक्टिविटीज़ और इंटेलिजेंस और इमोशंस को बेसिकली क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी आपकी मस्कुलर एक्टिविटी, सोचने की ताकत, इंटेलिजेंस, जहानत और इमोशंस, फीलिंग्स वगैरह को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। बेसिकली अगर हम अब ब्रेन को आपके जो ब्रेन होता है जो उसको क्रैनियम को हटा दें और उसके बाद जो आपको मेन अपर व्यू से जो आपके पास ब्रेन का जो आउटर एरिया नज़र आएगा ना, उस एरिया को अगर हम देखें तो एनाटॉमिकली वो दो हिस्सों में, अगर हम उसको स्ट्रेट लाइन से कट कर दें तो बेसिकली डिवाइड दो हिस्सों में हो जाता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सीरिब्रल हेमिस्फीयर्स, यानी ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। सीरिब्रल हेमिस्फीयर्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो जो इंटीरियर पार्ट ऑफ सीरिब्रल हेमिस्फीयर होता है उसको क्या कहा जाता है, ओल्फैक्टरी बल्ब कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ओल्फैक्टरी बल्ब। ये बेसिकली ना आपकी नोज़ की जो इम्पल्स होती है या नर्व होती है उसको उससे रिलेट करता है, विच रिसीव इम्पल्सिस फ्रॉम ओल्फैक्टरी नर्व एंड क्रिएट द सेंसेशन ऑफ स्मेल। जो नोज से आपकी सेंसेशंस आ रही होती हैं उससे जो नर्व अटैच करती है उसको ओल्फैक्टरी नर्व कहा जाता है। उसकी इम्पल्सिस को रिसीव कौन करता है, एक स्पेशल पार्ट होता है जिसको सीरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर ओल्फैक्टरी बल्ब कहा जाता है। वो बेसिकली आपकी स्मेल की सेंसेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी कि जो इंटीरियर पार्ट ऑफ सीरिब्रल हेमिस्फीयर होता है उसमें आपके पास एक पार्ट है जिसका नाम है ओल्फैक्टरी बल्ब। वो बेसिकली आपकी इम्पल्सिस को रिसीव करता है जो किससे आ रही होंगी, ओल्फैक्टरी नर्व से आ रही होंगी, जो कंसेंट्रेशन ऑफ स्मेल या फ्रेगनेंस का क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, द अपर पार्ट ऑफ सीरिब्रल हेमिस्फीयर को क्या कहा जाता है, सीरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। और आपको इस चीज़ का नॉर्मली वैसे ही पता होगा, जब हम पिछले लेक्चर्स के अंदर किडनी की एनाटॉमी डिस्कस कर रहे थे तो मैंने उसमें बताया कि आउटर जो रीजन होता है उसको आप नॉर्मली क्या नाम देते हैं, उसको आप नाम देते हैं कॉर्टेक्स का, और जो इंटीरियर रीजन होता है उसको आप मेडोला का नाम देते हैं। तो इसी हिसाब से यहाँ पे डिस्कशन हो रही है। द अपर लेयर ऑफ सीरिब्रल हेमिस्फीयर दैट इज सीरिब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर। अब बेसिकली जो सीरिब्रल हेमिस्फीयर जब ब्रेन को दो डाइसेक्शंस में डिवाइड करते हैं, या जो आपका मेन जो अपर लेयर ऑफ क्रैनियम को हटा के जो लेयर बॉडी का पूरा ब्रेन का जो पूरा हेड का पूरा जो पोस्चर बनता है उसको अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करें तो बेसिकली वो दो सीरिब्रल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होता है। तो अपर जो सीरिब्रल हेमिस्फीयर्स की रीजन होती है उसको सीरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो ग्रे मैटर से मिलकर बना होता है। तो जो ग्रे मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। बेसिकली ये किससे मिलकर बना होता है, एक सेल बॉडी से मिलकर बना होता है और इसमें नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। यानी कि आपके पास ये बेसिकली ग्रे कलर का होता है, ठीक है। यानी इसमें फैट्स कंटेंट नहीं होता, लिपिड्स लेयर नहीं होती, इस वजह से ये किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है।
बीनीथ दिस लेयर इज प्रेजेंट द वाइट मैटर, जिसमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। द वाइट मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स, इसमें लिपिड्स बाइलेयर होती है। तो cerebral cortex has a large surface area and इनफोल्डेड इन ऑर्डर टू फिट इन अ स्कल। फिर cerebral cortex का जो होता है वो बहुत बड़ा एरिया होता है, तो इसको फोल्ड्स करके लोब्स की शेप में क्या किया जाता है, स्कल में क्या किया जाता है, फिट किया जाता है। इस बात को दोबारा मैं रिवाइज कर दूं कि जो आपके पास सीरिब्रम होता है ना, सीरिब्रम वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। ये आपकी स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी, थिंकिंग, इंटेलिजेंस और इमोशंस की एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और सीरिब्रल जो हेमिस्फीयर होता है वो डिवाइड होता है दो हिस्सों में। जो सबसे इंटीरियर हिस्सा होता है ना, इंटीरियर पार्ट ऑफ सीरिब्रल हेमिस्फीयर, उनको ऑल्फैक्टरी बल्ब कहा जाता है। बेसिकली नोज से जो आपके पास ऑल्फैक्टरी नर्व निकलती है, जो सेंसेशन ऑफ स्मेल को डिटेक्ट करने का काम करती है, वो इम्पल्सिव ऑल्फैक्टरी बल्ब को देती है, जो फर्दर आपके पास ब्रेन के पास जाती है, तो बेसिकली सीरिब्रम के पास जाती है। तो बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए कि ऑल्फैक्टरी बल्ब इज दैट स्लॉट वेयर सेंसेशन ऑफ स्मेल इज रिसीव्ड। तो ये बेसिकली ऑल्फैक्टरी बल्ब वो स्लॉट है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो आपके पास अपर पार्ट ऑफ सीरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, उसका जो अपर रीजन होता है वो ग्रे मैटर का बना होता है, क्योंकि उसके अंदर सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। बीनीथ दिस लेयर वाइट मैटर होता है, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम की माइलिनेटेड एक्सॉन्स लिपिड बाइलेयर से मिलकर बना होता है। और सीरिब्रल कॉर्टेक्स का लार्जर सरफेस एरिया होने की वजह से उसको मोल्ड करके, फोल्ड करके स्कल के अंदर क्या किया जाता है, फिट किया जाता है। इस हिसाब से फिर जो हम फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन के अंदर जो सीरिब्रम होता है, इसको हम डिवाइड करते हैं फर्दर फोर लॉब्स के अंदर। उन लोब्स में एक आपके पास फ्रंटल लोब आती है, एक पेरिटल लोब आती है, एक ओसिपिटल लोब आती है और एक टेम्पोरल लोब आती है। तो इस बात को देखते हैं कि फ्रंटल लोब क्या है। पहले डायग्राम में मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखो बेटा, आपके पास मैंने पहले ही बताया था, ये आपके पास बाहर वाला एरिया सारा क्या है, ये सीरिब्रम है। सीरिब्रम के बाद ये आपके पास क्या है, ये आपके पास थैलेमस है, और थैलेमस से नीचे आपके पास क्या है, हाइपोथैलेमस है। तो अब उसके बाद हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं सीरिब्रम की। तो सीरिब्रम चार लोब्स में डिवाइड हो रहा है, तो ये उसकी फ्रंट साइड है, तो फ्रंटल लोब। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट देखें तो ये नीचे वाली साइड जो है, इसको क्या कहा रहा है, टेम्पोरल लोब कह रहा है, ठीक है। और ये जो बैक साइड, थोड़ी सी बैक साइड है, जो अपर साइड है बेसिकली थोड़ी सी, इसको पेरिटल लोब कह रहा है, और बैक साइड को क्या कह रहा है, ओसिपिटल लोब कह रहा है। यानी फ्रंट साइड फ्रंटल लोब, बैक साइड ओसिपिटल लोब, अपर एरिया पेरिटल लोब और लोअर एरिया टेम्पोरल लोब में डिवाइड हुआ। यानी फोर में जो साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको मोल्ड करके पार्ट ऑफ स्कल के अंदर एडजस्ट किया गया, तो इस वजह से इसको चार लोब्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट बात करते हैं फ्रंटल लोब की। फ्रंटल लोब क्या करता है, कंट्रोल करता है मोटर फंक्शंस को। यानी मोटर फंक्शंस क्या होते हैं, जो आप बेसिकली स्टिमुलाई जैसे हीट स्टिमुलाई है, उससे हाथ का पीछे होना बेसिकली कौन कंट्रोल कर रहा है, मोटर फंक्शन ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। यानी बेसिकली ये इम्पल्सिस को ब्रेन से बॉडी पार्ट की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, परमिट करते हैं कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स। कॉन्शियस कंट्रोल जो हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में, ब्रेन के कंट्रोल में, उनको कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं मूवमेंट इन्वॉल्वमेंट इन स्पीच। यानी बोलने की स्पीच के जो मूवमेंट होती है, उनकी कोऑर्डिनेशन का जिम्मेदार कौन होते हैं, फ्रंटल लोब होते हैं। और पेरिटल लोब की बात करें तो ये कंटेन करता है सेंसरी एरियाज दैट रिसीव इम्पल्सिस फ्रॉम स्किन। यानी स्किन की जो एक्सटर्नल जो लेयर होती है, जो कि आपके पास सेंसेस को रिस्पॉन्ड करने का जिम्मेदार होती है, उसको कौन कंट्रोल करता है, पेरिटल लोब। फिर बात करते हैं ओसिपिटल लोब की। तो बेसिकली ये रिसीव करता है और एनालाइज करता है विजुअल इंफॉर्मेशन, यानी आई साइट से रिलेटेड है। टेम्पोरल लोब क्या होती है, बेसिकली कंसर्न विद हेयरिंग एंड स्मेल। यानी हेयरिंग और स्मेल से रिलेटेड कौन जिम्मेदार होता है, टेम्पोरल लोब। तो बेसिकली यहाँ से काफ़ी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं अगेन रिकॉल कर देता हूँ नीचे से। टेम्पोरल लोब हेयरिंग ऑफ एंड स्मेल का जिम्मेदार होता है, हेयरिंग एंड स्मेल का, यानी ईयर और नोज के साथ इसका कनेक्शन बनता है। ओसिपिटल लोब का आपके पास विजुअलाइजेशन, तो आपके पास आई के साथ इसका रिलेशन बनता है। पेरिटल लोब का स्किन सेंसरी एरियाज के साथ इसका ताल्लुक बनता है। और फ्रंटल लोब का मस्कुलर एक्टिविटीज, इन्वॉल्वमेंट इन स्पीच और कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ मोटर फंक्शन से रिलेटेड इसका फंक्शन बनता है। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन को क्या कहा जाता है, मिड ब्रेन। बेसिकली ये दो ब्रेन के दरमियान में होता है। बेसिकली आपके पास फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में मौजूद होता है, जिसे मिड ब्रेन कहा जाता है। तो मिड ब्रेन मैंने अभी बताया था आपके पास, ये आपके पास मौजूद होगा हाइपोथैलेमस से नीचे और आपके पास हाइंड ब्रेन से ऊपर।
तो बेसिकली मिड ब्रेन लाइज बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन इन कनेक्ट टू, उन दोनों के दरमियान में रिले सेंटर यानी कनेक्शन का भी काम करता है। और ये रिसीव क्या करता है, इट रिसीव सेंसरी इम्पल्सिव एंड सेंड इट टू द एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, यानी कि इसका काम क्या होता है कि मिड ब्रेन जो क्या करता है सेंसरी इम्पल्सिव को टेक इन करता है और फोर ब्रेन की तरफ क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। और बेसिकली ये आपकी ऑडिटरी रिफ्लेक्सिव एंड पोस्चर को, बॉडी पोस्चर को भी कंट्रोल करने का जो जिम्मेदार होता है वो मिड ब्रेन किसी हद तक होता है। तो मिड ब्रेन का इतना खास फीचर नहीं है, लेकिन ये कनेक्शन जो परफॉर्म कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड ब्रेन लाई काम कर रहा है बेसिकली हाइपोथैलेमस से नीचे और आपके पास हाइंड ब्रेन से ऊपर, या हम इस अल्फाज में कह सकते हैं इट इज लाइज इन बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन एंड कनेक्ट टू। रिसीव क्या कर रहा है, बेसिकली ये रिसीव कर रहा है सेंसरी इम्पल्सिव को, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को, और सेंड किसको कर रहा है, सेंड इट टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, और फिर वो फोर ब्रेन की तरफ उसको क्या कर देता है, सेंड कर देता है। मिड ब्रेन क्या करता है, कुछ ऑडिटरी रिफ्लेक्सिव एंड बॉडी पोस्चर को भी कंट्रोल करने का जिम्मेदार है। तो मिड ब्रेन के बाद नेक्स्ट जो आपके पास आता है हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन बेसिकली क्या होता है, ये थर्ड पार्ट होता है ब्रेन का। अब मिड ब्रेन जो होता है वो बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, हाइंड ब्रेन जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक को मेडुला ऑब्लांगटा कहते हैं और एक को सीरिबेलम और फिर तीसरे वाले को पोन्स कहा जाता है। तो आपको ये पहले नाम याद होने चाहिए कि हाइंड ब्रेन के बेसिकली तीन पार्ट है, मेडुला ऑब्लांगटा, सीरिबेलम और पोन्स, ये तीन नाम है, आपको पता होना चाहिए। इनकी अरेंजमेंट क्या है, इनकी अरेंजमेंट को अगर आप देखा जाए तो सबसे पहले इसमें जो लाए करता है वो लाए करता है पोन्स, पोन्स के बाद फिर मेडुला ऑब्लांगटा और इन दोनों की बैक साइड पे बेसिकली सीरिबेलम मौजूद होता है। और इसको बेसिकली ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है, जो डायरेक्ट कंटिन्यूएट किसकी तरफ करती है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ करती है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। हाइंड ब्रेन जो होता है वो तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड होता है, मैं तरतीब से बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, पोन्स होते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर मेडुला ऑब्लांगटा होता है और उसकी बैक साइड पे सीरिबेलम होता है, ठीक है। और इनको ही ब्रेन स्टेम कहा जाता है बिकॉज इनकी कंटिन्यूएशन जो होती है वो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड के साथ क्या करती है, अटैच करती है। तो स्टार्ट करते हैं। मेडुला ऑब्लांगटा लाइज ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि जाहिर सी बात है कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट कर रही है। मेडुला ऑब्लांगटा सबसे एंड पे मौजूद होता है और पोन सबसे ऊपर होता है। तो मेडुला ऑब्लांगटा कंटिन्यूएशन होती है स्पाइनल कॉर्ड की, तो ये इसके साथ क्या करती है, उसके टॉप पे क्या करती है, लाई करती है। किसका जिम्मेदार होता है, किन चीज़ों को कंट्रोल करता है, फंक्शन क्या है, इस पर बात करते हैं। इट कंट्रोल्स ब्रीथिंग, आपकी सांस के अमल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हार्ट रेट यानी नब्ज, हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन को, एंड ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट आल्सो कंट्रोल मैनी रिफ्लेक्सेस सच एज वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इंफॉर्मेशन दैट पासिस बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड रेस्ट ऑफ द ब्रेन, बेसिकली मेडुला ऑब्लांगटा है वो प्लॉट है जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के दरमियान कनेक्शन का काम कर रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन को क्या करता है, पैसिव का काम करता है। तो इस बात को दोबारा रिकॉल कर लेता है। मेडुला ऑब्लांगटा जो होता है जस्ट बिलो पोन्स और अबव द स्पाइनल कॉर्ड लोकेट करता है। ये कंट्रोल किसे करता है, ब्रीथिंग, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और आपके बहुत बॉडी के बहुत से रिफ्लेक्सेस जिनमें वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग आती है उनको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। मोर ओवर ये स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन कैरी करने के बाद मेडुला ऑब्लांगटा ब्रेन की तरफ क्या करवा देता है, ट्रैवल करता है। ऑल्दो मेडुला ऑब्लांगटा इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास सीरिबेलम। सीरिबेलम क्या होता है, बेसिकली बिहाइंड मेडुला होता है और ये कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल मूवमेंट का क्या होता है, जिम्मेदार होता है। और पोन्स क्या होता है, सबसे टॉप पे होता है मेडुला के, इससे ऊपर होता है तरतीब वाइज, पहले पोन्स आते हैं, फिर मेडुला ऑब्लांगटा आता है और बैक साइड पे सीरिबेलम होता है। बोन्स इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ मेडुला, ये किसे असिस्ट करता है, मेडुला को असिस्ट करता है। जो ब्रीथिंग एक्टिविटी वो कंट्रोल कर रहा था उसको कंट्रोल करने का ये जिम्मेदार होता है। और बेसिकली ये कनेक्शन का काम करता है किस दरम्यान में, सर्व आल्सो सर्व एज अ कनेक्शन बिटवीन सीरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का सीरिबेलम के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो इस बात को अगर हम तरतीब से एनालाइज करें तो मेडुला ऑब्लांगटा क्या कर रहा था, वो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड का ब्रेन के रेस्ट ऑफ द पार्ट के साथ कनेक्शन का काम कर रहा था। और जो पोन्स क्या कर रहा है, पोन्स बेसिकली सीरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान कनेक्शन का काम कर रहा है। बेसिकली तो हम ये बात फाइनलाइज कर सकते हैं कि हाइंड ब्रेन का जो बेसिक फंक्शन है वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन का है रेस्ट ऑफ द पार्ट के साथ। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पेपर में ये भी सवाल आ सकता है कि ब्रेन स्टेम क्या होता है, तो मैं ये बता चुका हूँ कि मेडुला ऑब्लांगटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन
ब्रेन के दूसरे पार्ट के साथ कंटिन्यूएशन करते हुए स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ट्रैवल करते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, ब्रेन स्टेम। अगर मैं डायग्राम में हाईलाइट करूँ इस पार्ट को, तो ये देखें, ये आपके पास जो टॉप साइड है ये मिडोला पोन्स है। पोन्स की डाउन साइड पे क्या आता है, मिडोला ओब्लांका आता है, और मिडोला ओब्लांका की बैक साइड पे ये क्या है सारा, ये आपके पास सीरिबेलम है। तो इसकी कंटिन्यूएशन क्या कहला रही है, स्पाइनल कॉर्ड कहला रही है। अब हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन को स्टडी किया है। ब्रेन को स्टडी करने के बाद आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेकंड पार्ट आता है, इनको हम स्पाइनल कॉर्ड का नाम देते हैं। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा था, एक को हमने ब्रेन का नाम दिया था और दूसरे को स्पाइनल कॉर्ड का। तो आइए स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, द स्पाइनल कॉर्ड इज इन फैक्ट अ ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व, यानी कि ये बंडल्स का क्या है, गुच्छा है या एक कलेक्शन ऑफ बंडल्स है। और इट स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन स्टेम एंड एक्सटेंड टू लोअर बैक। ये बात हो चुकी है कि जो आपका मिडोला ओब्लांका है उसकी कंटिन्यूएशन जो होती है वो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है, और ये एक्सटेंड कहाँ तक करती है, लोअर बैक तक करती है। तो लाइक ब्रेन जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो किससे कवर होता है, मेनिंजेस से कवर होता है। ये बात पहले भी हो चुकी है कि ब्रेन के अंदर 3 लेयर्स होती हैं जिनको मेनिंजेस कहा जाता है, जिनका काम बॉडी को, ब्रेन को प्रोटेक्ट करना और उनको फूड और ऑक्सीजन की सप्लाई करना है। तो सेम इज द केस ओवर हेयर, मेनिंजेस यही काम कर रही हैं। अब जिस तरह आपके पास मेनिंजेस कवर कर रही थी ब्रेन को, तो इसी तरह वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करते हैं, ठीक है, और उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं वर्टिब्राई, ठीक है। द आउटर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ वाइट मैटर कंटेनिंग माइलिनेटेड एक्सॉन्स, यानी कि ये लिपिड बायलेयर की बनी होती है। मैं अगर डायग्राम में विजुअलाइज करवाऊँ तो ये देखें, स्पाइनल कॉर्ड को, अगर स्पाइनल कॉर्ड सैंपल को अगर हम अपर साइड से कट करें तो आपके पास ये जो शेप नज़र आ रही है, शेप को अगर आप गौर से देखें तो आपके पास ये जो सारा रीजन नज़र आ रहा है ये माइलिनेटेड है। ये आपके पास जो वाइट सारा एरिया नज़र आ रहा है ये सारा क्या है, माइलिनेटेड है। और ये जो अंदर बटरफ्लाई शेप नज़र आ रही है ये नॉन माइलिनेटेड ग्रे मैटर है। नॉन माइलिनेटेड ग्रे मैटर है जहाँ से सेंसरी इम्पल्सिस कनेक्ट कर रही हैं और डोर्सल रूट भी कनेक्ट कर रही है, वेंट्रल रूट भी कनेक्ट कर रही है विद मोटर फंक्शन। इससे अभी हम स्टडी करते हैं। तो अभी मैंने फिलहाल आपको डायसेक्शन में पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि जो आपका जो आउटर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये जो बेसिकली ये आउटर रीजन आपको नजर आ रहा है, ये सारा वाइट मैटर से मिलकर बना है। और ये क्या कंटेन करते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन, यानी लिपिड बायलेयर कंटेन करते हैं, जिस वजह से इनका कलर क्या होता है, वाइट होता है। जो सेंट्रल रीजन होता है ये आपको नजर आ रहा है, ये सेंट्रल रीजन है, ये बटरफ्लाई शेप है। ये कौन सी शेप का है, बटरफ्लाई शेप का है। और ये क्या कर रहा है, सराउंड किसको कर रहा है, सेंट्रल केनाल को। सेंट्रल केनाल जो ब्रेन की है उसको क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है। इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। इनके अंदर न्यूरॉन सेल बॉडीज होती हैं, लेकिन ये नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, यानी इनके अंदर लिपिड बायलेयर नहीं होती, इस वजह से इनका कलर क्या होता है, ग्रे होता है। तो अगर हम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की डायसेक्शन करें अपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें आपके पास 2 रीजन नजर आएंगे। एक आउटर रीजन नजर आएगा जो वाइट मैटर से मिलकर बना होगा, जिनके अंदर माइलिनेटेड क्या होंगे, ये एक्सॉन्स होंगे माइलिनेटेड। ये सारे आपके पास क्या माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं, ठीक है। इसके अंदर लिपिड बायलेयर होती है, जिस वजह से इनका कलर क्या होता है, वाइट होता है। उसके बाद इंटीरियर साइड जो है, द सेंट्रल केनाल इस बटरफ्लाई ये शेप होता है आपके पास, और ये सराउंड कैसे करता है, सेंट्रल केनाल को सराउंड करता है। और ये आपके पास ग्रे मैटर से मिलकर बना होता है, जिनमें नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं या न्यूरॉन सेल बॉडीज कंटेन करते हैं। तो ये बेसिकली ये स्लॉट डिस्कस होने के बाद अगर अब हम अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो हम इससे बात कर रहे थे स्पाइनल कॉर्ड पे। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स हैं, यानी बंडल ऑफ नर्व से मिलकर बना हुआ है। और ये ब्रेन स्टेम यानी मिडोला ओब्लांका की कंटिन्यूएशन है, और लोअर बैक तक क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। तो लाइक ब्रेन जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड वो 3 डिफरेंट लेयर जिनको मेनिंजेस कहा जाता है उनसे प्रोटेक्ट होता है। और ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने वाले वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, जिनको ब्रेन और सराउंड करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। तो आउटर रीजन में से बात करते तो उनको वाइट मैटर कहा जाता है, जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स कंटेन करता है। और इंटीरियर रीजन जो कि बटरफ्लाई या सेंट्रल रीजन जो बटरफ्लाई शेप है, वो माइलिनेटेड ग्रे मैटर है, जो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स है। तो स्पाइनल कॉर्ड से 31 स्पाइनल नर्व निकलती हैं, यानी इसके जोड़े निकलते हैं, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व निकलती हैं लेफ्ट टू राइट। और ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं बॉडी पार्ट्स के साथ। तो दीज आर मिक्स्ड नर्व बिकॉज ईच कंटेन एक्सॉन्स ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व। बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड से जो आपके पास 31 जोड़े निकलते हैं स्पाइनल नर्व के, वो तमाम के तमाम
मिक्स्ड नर्व होती हैं जो कंटेन करती हैं आपके पास सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स कंटेन करती हैं। At the point where a spinal nerve arrives from a spinal cord, there are two roots of spinal nerve. मैं आपको बता चुका था अभी डायग्राम के अंदर भी कि आपके पास जो स्पाइनल कॉर्ड है इससे जो अराइज हो रही हैं दो नर्व, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रही हैं। एक को डॉर्सल रूट कहा जाता है जो कंटेन करती हैं सेंसरी न्यूरॉन को, और नीचे वाली साइड को वेंट्रल रूट कहा जाता है जो कंटेन करती हैं मोटर न्यूरॉन को। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है? रिसेप्टर को एक्सेप्ट करना। मोटर न्यूरॉन का क्या होता है? टुवर्ड्स अफेक्टर अफेक्ट करना। तो बेसिकली इन बिटवीन देम क्या होता है? मोटर न्यूरॉन होता है जो कि कनेक्ट करता है आपके सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन के साथ। फर्दर मोटर न्यूरॉन ब्रेन के साथ इंटरलिंक करती हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं एट द पॉइंट वेयर अ स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड देयर आर टू रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व। तो मैं बता चुका हूँ कि जहाँ स्पाइनल नर्व अराइज हो रही हैं तो वहाँ पे दो स्लॉट हैं। एक को आप क्या नाम देते हैं? डॉर्सल रूट का नाम देते हैं, और दूसरे को वेंट्रल रूट का नाम देते हैं। तो जो डॉर्सल रूट होती है वो किसको कंटेन कर रही थी? सेंसरी एक्सॉन्स को और गैंग्लियन को कंटेन कर रही थी। इसको कंटेन कर रही थी सेंसरी न्यूरॉन और गैंग्लियन को क्या कर रही थी? कंटेन कर रही थी। अब इससे बात करते हैं कि जो सेंसरी एक्सॉन्स थे वो किसको कलेक्ट कर रही थी? इम्पल्सिस को क्या कर रही थी? कलेक्ट कर रही थी। अब गैंग्लियन क्या होता है? बेसिकली जो गैंग्लियन होता है इन सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी द सेल बॉडीज ऑफ मैनी न्यूरॉन क्या फॉर्म करते हैं? ग्रुप ऑफ इन्वेलप फॉर्म अ ग्रुप enveloped by a membrane. This is called as ganglion. Basically न्यूरॉन सेल बॉडीज का कलेक्शन बेसिकली क्या कहलाता है? गैंग्लियन। यानी इन सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी द सेल बॉडीज ऑफ मैनी न्यूरॉन फॉर्म अ ग्रुप। वो क्या बना लेते हैं? न्यूरॉन ग्रुप बना लेते हैं। क्लस्टर ऑफ ग्रुप की सूरत में एक जगह मॉडिफाइड हो जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है? गैंग्लियन कहा जाता है। वेयर सेल बॉडी क्या होती हैं? लोकेट होती हैं। तो वेंट्रल रूट क्या कंटेन करता है? एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन कंटेन करता है। इस बात को मैं अगेन रिकॉल कर देता हूँ। जो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड होता है बेसिकली इसका जब अपर साइड से डायसेक्शन करेंगे तो आपको एक चीज फील होगी कि ये बेसिकली ट्यूब्यूलर बंडल ऑफ नर्व्स हैं। ये बेसिकली कंटिन्यूएशन होती है मेडुला ऑब्लांगटा की और एक्सटेंड करती है लोअर बैक से। इसको प्रोटेक्ट क्या कर रही होती है? मेनिंजेस और वर्टिब्रल कॉलम इनको सराउंड करते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है बेसिकली कंटिन्यूएशन होती है मेडुला ऑब्लांगटा की। स्पाइनल कॉर्ड का जो बेसिकली साइज रफली लेंथ होती है वो 40 सेंटीमीटर होती है, और ये बेसिकली आपके थंब की साइज के बराबर उनकी क्या होती है? विड्थ होती है। तो आउटर रीजन जो होता है बेसिकली जो स्पाइनल कॉर्ड का वो आपके पास वाइट मैटर से मिलकर बना होता है जो कि नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं जो कि वाइट कलर के होते हैं। बेसिकली लिपिड बाइलेयर को कहा जाता है। ये इनसाइड बटरफ्लाई शेप आपके पास सेंट्रल रीजन नजर आता है जो सेंट्रल कैनाल को जो सराउंड कर रहा है। तो ये सेंट्रल रीजन लिपिड बाइलेयर से मिलकर बना है, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन से मिलकर बना है, जिस वजह से इनका कलर ग्रे होता है क्योंकि लिपिड की बाइलेयर नहीं होती। तो यहाँ से आपके पास जो स्पाइनल नर्व को अगर हम डाइसेक्ट करें या एनालाइज करें तो इससे 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व अराइज होती हैं जो तमाम की तमाम मिक्स्ड नर्व होती हैं। अगर हम इसको क्लीनली ऑब्जर्व करें तो जो अपर जो आपके पास नर्व होगी उसको डॉर्सल रूट कहा जाएगा जो कि सेंसरी न्यूरॉन यानी रिसेप्टर को कलेक्ट करने का काम करती है अलॉन्ग विद न्यूरॉन जिनमें सेल बॉडीज मौजूद होती हैं। लोअर जो साइड होती है वो वेंट्रल रूट होती है जो कि किसको कंटेन करती है? मोटर न्यूरॉन को, जो अफेक्टर की तरफ अफेक्ट करने का काम करती है। अब बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड का बेसिकली फंक्शन क्या है? एक तो फंक्शन ये होगा कि वो बॉडी पार्ट्स के साथ इंटरलिंक करती है और ब्रेन के साथ क्या करती है? इंटरलिंक करती है। यानी इट सर्व एज अ लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन। ब्रेन का बॉडी पार्ट्स के साथ एंड स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट। यानी कि वो बेसिकली बता रहा है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्सेस का फ्रॉम बॉडी पार्ट टू ब्रेन, यानी बॉडी पार्ट टू ब्रेन तक, और ब्रेन टू बॉडी पार्ट के दरमियान में एक रिले सेंटर है जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है जो कम्युनिकेशन को एक्सचेंज करने का हेल्पर होता है। स्पाइनल कॉर्ड और आल्सो एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर, ये कोऑर्डिनेटर के तौर पे भी काम करता है। और आप ये सिंपल रिफ्लेक्सिव जिनको हम कह सकते हैं कि आपके पास नॉन वॉलेंट्री होते हैं या अनवॉलेंट्री होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो कि आपके पास विदाउट एनी थॉट होते हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। तो बेसिकली यहाँ तक जो बेसिकली हमने जो स्टडी की है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की है जिनमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कवर हो रहा था। अब ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड स्टडी कर लिया है हमने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो
डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम है उसका जो दूसरा पार्ट है उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है उसको हम किसका नाम देंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नाम देंगे। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है आपके पास उसको स्टडी करते हैं। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जिसे पीएनएस भी कहा जाता है वो कंपोज होता है नर्व और गैंग्लिया पे। यानी कि जो आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो कंपोज्ड है आपके पास नर्व और गैंग्लिया पे। नर्व आगे अराइज होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यानी गैंग्लिया नॉर्मली पहले क्या होता है इस पर बात कर लेते हैं कि गैंग्लिया आर द क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन वेयर सेल बॉडी क्या होती हैं, लोकेट होती हैं, यानी न्यूरॉन सेल बॉडी आउटसाइड सीएनएस। ये बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आउटसाइड होती हैं। तो गैंग्लिया आर द क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और नर्व क्या होती है, नर्व अराइज और लीड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नर्व बेसिकली अराइज होती हैं और लीड टू वर्ड क्या करती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो दे आर नेम्ड एज, अगर ब्रेन से अराइज हो रही हैं तो आप उसको क्रैनियल नर्व का नाम दे देंगे, और अगर स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही हैं तो इसको किसका नाम दे देंगे, स्पाइनल नर्व का दे देंगे। क्रैनियल नर्व जो ब्रेन से आ रही होंगी वो 12 पेयर्स होती हैं, बेसिकली 12 पेयर्स में होती हैं, और स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो 31 पेयर्स में होती हैं। जो क्रैनियल नर्व्स होती हैं वो आपके पास सेंसरी, मोटर और मिक्स तीनों हो सकती हैं। जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड नर्व होती हैं। दोबारा मैं इस बात को रिपीट करता हूँ कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो कंपोज्ड होता है नर्व और गैंग्लिया पे। गैंग्लिया बेसिकली क्या होती हैं, क्लस्टर ऑफ सेल न्यूरॉन सेल बॉडीज होती हैं जिसमें सेल बॉडी लोकेट होती है पर आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है। नर्व क्या होती है, नर्व अराइज करती हैं या लीड करती हैं आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को क्रैनियल नर्व्स कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व को स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। ब्रेन से जो निकलती हैं उनको क्रैनियल नर्व्स कहते हैं और उनमें 12 पेयर्स होती हैं, सेंसरी, मोटर, मिक्स कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है और वो 31 पेयर्स होती हैं सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड नर्व के। तो यहाँ पे हम ये बात कर चुका हूँ। और क्रैनियल और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो दो पाथवेज बनाती हैं। कौन से पाथवेज बनाती हैं, दो पाथवेज बनाती हैं। एक को सेंसरी पाथवे कहा जाता है और दूसरा आपके पास मोटर पाथवे आता है। यानी कि एक सेंसरी पाथवे आएगा और दूसरा क्या आएगा, मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे क्या करेगा, ये इम्पल्सिस को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस पर हम पीछे भी बात कर चुके थे। जो आपके पास डॉर्सल रूट होती है वो सेंसरी इम्पल्सिस को कलेक्ट करती है। तो बेसिकली सेंसरी नर्व का काम ही यही होता है कि वो क्या करता है कि एक्सेप्ट करता है या रिसेप्टर के थ्रू क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है और इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भेजता है। इसका काम तो यहाँ पे हो गया और ख़त्म हो गया। और जो मोटर पाथवे होता है बेसिकली ये मेन पाथवे है जो इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर की तरफ लेकर जाता है। यानी जो मोटर पाथवे है वो जो इम्पल्सिस ब्रेन की तरफ गई थी सेंसरी पाथवे उसके ऊपर एक्शन करता है और फिर इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर तक भेजता है। तो यहाँ पे ये दो पाथवेज बनते हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली वो क्या होता है, आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कॉन्शियस एंड वॉलेंट्री एक्शन। यानी ये आपकी होश में रहे जाने वाली एक्टिविटीज़ या वॉलेंट्री जो आपके कंट्रोल में होने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने का जिम्मेदार होता है। इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स दैट कंडक्ट इम्पल्सिस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल स्केलेटन मसल्स। यानी कि ये उन तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है वाया मोटर न्यूरॉन्स जो कि इम्पल्सिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटन मसल्स की तरफ जाती हैं। तो यहाँ तक फिर दोबारा रिपीट करता हूँ मैं कि जो आपके पास पाथवेज हैं वो दो बन रहे हैं, एक सेंसरी पाथवे है और एक मोटर पाथवे है। सेंसरी पाथवे क्या कर रहा है, वो इम्पल्सिस को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जा रहा है। और मोटर पाथवे है, मोटर पाथवे आपके जो इम्पल्सिस सेंसरी इम्पल्सिस पैगाम लेके गए हैं सीएनएस तक, तो वो सीएनएस से कलेक्ट करके अफेक्टर तक लेकर जा रहा है। तो इस तरीके से भी दो पाथवेज अमल में आते हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपके कॉन्शियस और वॉलेंट्री कंट्रोल में परफॉर्म किया जाता है। ये इंक्लूड क्या करता है, इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स दैट कंडक्ट इम्पल्सिस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटन मसल। यानी बेसिकली ये वो उन तमाम वॉलेंट्री एक्शन जो हमारे कंट्रोल में उनको कंट्रोल करने का जिम्मेदार है जो कि इम्पल्सिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटन मसल्स की तरफ ट्रैवल कर रही हैं। और बेसिकली इनको परफॉर्म करने वाले कौन है, मोटर न्यूरॉन, क्योंकि मोटर न्यूरॉन अफेक्ट करते हैं और सेंसरी इम्पल्सिस क्या करती हैं, रिसेप्ट करती हैं, रिसेप्टर से एक्सेप्ट करती हैं। अब हम बात करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है,
बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एक्टिविटीज़ विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, यानी जो कि ब्रेन के कंट्रोल में एक्टिविटीज़ नहीं होती उनको उनका रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये कंसिस्ट होता है मोटर न्यूरॉन्स का दैट सेंड इम्पल्सिस टू कार्डिक मसल, स्मूथ मसल एंड ग्लैंड। बेसिकली जो आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम था ना, वो स्केलेटन मसल्स को कंट्रोल करने का क्या था, जिम्मेदार था। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली ये आपके पास इनवॉलंटरी इन एक्शन होता है और ये स्मूथ मसल्स के ऊपर क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है वाया मोटर न्यूरॉन। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो कंप्राइज करता है ऑफ सोमैटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आपके पास जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो कंप्रोमाइज़ करता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम पे और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। तो पहले बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। बेसिकली ये बॉडी को प्रिपेयर करता है एमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए, इसको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। तो बेसिकली इस बात को थोड़ा दोबारा गो थ्रू करते हैं कि जो आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जो वन ऑफ द पार्ट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ये आपकी बॉडी के अंदर उन एक्टिविटीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है जो अंडर कंट्रोल नहीं होती कॉन्शियस एक्टिविटीज़ के। और बेसिकली ये कंसिस्ट करता है मोटर न्यूरॉन्स को, जो इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्मूथ मसल्स लाइक कार्डिक मसल्स हो गए, कार्डिक मसल्स हो गए, स्मूथ मसल्स हो गए और ग्लैंड्स की तरफ लेकर जाते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक पार्ट को कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली ये बॉडी को उन एक्टिविटीज़ के लिए रेडी करता है जो कि इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज़ होती हैं। तो यानी कि एक इनको फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। तो ड्यूरिंग एमरजेंसी क्या होता है, दिस सिस्टम टेक्स नेसेसरी एक्शन, जिसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो ये बॉडी को नेसेसरी एक्शंस लेने पे मजबूर करता है। फॉर एग्जांपल ये क्या कर देगा, इट डायलेट प्यूपल, ये प्यूपल का साइज क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। एक्सेलरेट हार्ट बीट को क्या कर देगा, ज़्यादा कर देगा। इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, आपकी सांस के अमल को क्या कर देगा, ज़्यादा कर देगा। एंड इनहिबिट डाइजेशन, और डाइजेशन को क्या कर देगा, रोक देगा। अगर भागते हुए, रनिंग करते हुए अगर आपकी डाइजेशन भी साथ साथ होती रही होगी तो आप बिल्कुल ज़ीरो डाइजेशन पे चले जाएंगे। तो ये बेसिकली कंट्रोल करता है, डाइजेशन को स्लो कर देता है। तो जब आपका स्ट्रेस एंड हो जाता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अपना एक्शन परफॉर्म करता है। बेसिकली वो क्या है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्साइटेटरी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इनहिबिटरी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जब स्ट्रेस एंड हो जाता है तो फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अपना एक्शन परफॉर्म करता है और नॉर्मलाइज करता है ऑल फंक्शन को, पीपल को दोबारा कंट्रैक्ट कर देगा, प्रमोट करेगा, डाइजेशन को स्लो करेगा, हार्ट बीट को और ब्रीथिंग रेट को क्या करेगा, नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा। तो दोबारा बात करते हैं थोड़ा सा फ्लो शीट के अंदर। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपके पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस पर मुश्तमिल होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इस पर बात करते हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली ये मुश्तमिल होता है आपके पास नर्व और गैंग्लिया पे। गैंग्लिया क्या होते हैं मैं बता चुका हूँ कि क्लस्टर्स होते हैं न्यूरॉन सेल बॉडी के आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो आपके पास नर्व्स होती हैं, नर्व अराइज करती हैं और लीड करती हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। तो इस वजह से इनको क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। क्रैनियल नर्व्स क्योंकि आपके पास ब्रेन से आ रही होती है, उनके 12 पेयर होते हैं, और स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से आ रही होती हैं, इस वजह से इनके 31 पेयर होते हैं। क्रैनियल नर्व जो होती हैं वो सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड होती हैं। जो स्पाइनल नर्व होती हैं और सिर्फ वो आपके पास मिक्स्ड नर्व होती हैं। तो इस हिसाब से जो क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स होती हैं ये आपके पास बॉडी के अंदर दो पाथवेज बनाते हैं। एक सेंसरी पाथवे होता है और एक मोटर पाथवे होता है। सेंसरी पाथवे जो होता है वो बेसिकली आपके जो स्किन है या आपके जो स्टिमुलाई पार्ट्स हैं उनसे मैसेज टेक इन करके सीएनएस की तरफ लेके जाता है। और मोटर पाथवे सीएनएस से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू अफेक्टर की तरफ लेकर जाता है। इस वजह से इसको मोटर पाथवे कहा जाता है। मोटर पाथवे जो आपके पास दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या होता है, ये कॉन्शियस होता है, वॉलंटरी कंट्रोल होता है और ये उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है वाया मोटर न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटन मसल्स की तरफ, हार्ड मसल्स की तरफ जाती हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, बेसिकली ये आपके पास रिस्पॉन्सिबल होता है उन एक्टिविटीज़ के लिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो हमारे कंट्रोल में जब ये नहीं है तो ये स्मूथ मसल की तरफ वाया मोटर न्यूरॉन अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे बाय स्मूथ मसल लाइक कार्डिक मसल्स और
ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्साइटेटरी कहा जाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिटरी कहा जाता है। सिंपैथेटिक एक्साइटेटरी इस तरह है कि अगर बॉडी के अंदर ये बेसिकली इमरजेंसी सिचुएशन जिस वजह से को कंट्रोल करता है, जिस वजह से इसको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। जैसे इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर पीपल क्या कर देता है, डायलेट कर देता है, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, और आपके पास हार्ट बीट ज़्यादा होने के साथ साथ आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास ब्रीथिंग रेट ज़्यादा हो जाता है, और साथ ही साथ इनहिबिट हो जाती है डाइजेशन। तो जब स्ट्रेस एंड हो जाता है तो फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिटरी फंक्शन परफॉर्म करते हुए उन तमाम चीज़ों को नॉर्मलाइज करेगा, जैसे पीपल को कंट्रैक्ट कर देगा, डाइजेशन को प्रमोट करेगा, स्लो क्या कर देगा, हार्ट बीट और ब्रीथिंग रेट को। दिस वाज ऑल अबाउट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड फुल फ्लो शीट डायग्राम ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इस बात को अगर हम एक एग्जांपल में स्टडी करें रिफ्लेक्स एक्शन में, तो हमें इस बात को और अच्छी तरह समझने को मिलेगा कि कैसे मोटर न्यूरॉन्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन में बात करते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। व्हेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड इम्पल्सेस टू मसल्स एंड ग्लैंड्स, टू टाइप ऑफ रिस्पॉन्स रिजल्ट, यानी जब सीएनएस अपने इम्पल्सेस को भेजता है मसल्स और ग्लैंड की तरफ, हम स्मूथ मसल्स और ग्लैंड की बात करें तो दो तरह का फंक्शन परफॉर्म हो सकता है। पहला फंक्शन क्या है, द हायर सेंटर ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स द कॉन्शियस एक्शन और वॉलंटरी एक्शन। हमें एक चीज़ का पता है कि ब्रेन उन एक्टिविटीज़ को जिनको कॉन्शियस एक्शंस और वॉलंटरी एक्शन कहा जाता है उनको कंट्रोल करेगा। एक वजह ये बन सकती है रिस्पॉन्स में। दूसरी क्या बन सकती है, व्हेन इम्पल्सेस आर नॉट पास टू द हायर सेंटर ऑफ ब्रेन, जब आपका जो इम्पल्स है, जब पैगाम है वो ब्रेन की तरफ ना जाए, इट रिजल्ट इन रिस्पॉन्स विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। एक ऐसा रिस्पॉन्स अमल में आए जो हमारे कंट्रोल में ना हो। ये रिस्पॉन्सेज आपको पता है क्या कहलाते हैं, इनवॉलंटरी कहलाते हैं। समटाइम्स क्या होता है, द इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है बाय द सीएनएस, वो वेरी क्विक होता है। तो बेसिकली इनवॉलंटरी है तो हायर सेंटर ऑफ ब्रेन की तरफ नहीं जाएगा। सच रिस्पॉन्स को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। और वो पाथवे जो नर्व इम्पल्सिस प्रोड्यूस करती हैं ताकि रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म हो सके, इसको रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि विदड्रॉल ऑफ अ हैंड फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट। तो इन दिस रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड किसका काम करता है, एक कोऑर्डिनेटर का काम करता है। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस से इम्पल्सिस आती हैं मसल्स और ग्लैंड की तरफ, तो दो तरह के एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं। एक जो आपके पास वॉलंटरी हो और एक इनवॉलंटरी हो। इनवॉलंटरी जो हायर सेंटर ऑफ ब्रेन की तरफ चला जाएगा, और इनवॉलंटरी जो होगा वो हायर सेंटर की तरफ पास नहीं करेगा, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। इस तरह के एक्शन को हम क्या नाम देते हैं, इनवॉलंटरी का नाम देते हैं। जब ये इनवॉलंटरी एक्शन परफॉर्म होता है ये बहुत क्विक होता है, इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। और वो पाथवे जो नर्व इम्पल्सिस प्रोड्यूस करवाती हैं रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए, तो उस पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। और एक सबसे कॉमन एग्जांपल है विदड्रॉल ऑफ अ हैंड आफ्टर टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट। इन दिस रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर। जैसे फॉर एग्जांपल हीट, स्टिमुलस, टेम्परेचर एंड पेन रिसेप्टर सेल्स कौन से हैं, स्किन है। अब क्या होता है, अ नर्व इम्पल्सिस इज जनरेटेड विच इज कैरिड बाय सेंसरी न्यूरॉन टू द इंटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मैं दिखाता हूँ इसको डायग्राम के अंदर। देखें, अगर आपने ये आपके पास कैंडल पड़ी है, अगर आपने इस हॉट ऑब्जेक्ट को क्या किया है, टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट किया, तो ये स्टिमुलस क्रिएट हुआ है। तो अब ये रिसेप्टर जो सेल्स होंगे टेम्परेचर और पेन के, तो यहाँ से ये एक्टिव होंगे, और एक्टिव होने के बाद ये नर्व इम्पल्स को कैरी करेंगे टुवर्ड द सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन इसको कैरी करते हुए किस तरफ लेके जाएंगे, आपके पास कैरी करेंगे और लेकर जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। तो स्पाइनल कॉर्ड से इंटर न्यूरॉन के थ्रू ये किसकी तरफ जाएंगे, मोटर न्यूरॉन की तरफ, यानी डोर्सल रूट आपकी क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। तो डोर्सल रूट इस इम्पल्सिस को एक्शन परफॉर्म करवाते हुए किस तरफ लेकर जाएंगे, अफेक्टर की तरफ। तो आपके मसल्स एक्टिव होंगे और मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे और आप हाथ अपना क्या कर लेंगे, पुल कर लेंगे। एट द सेम टाइम मोटर न्यूरॉन क्या करेंगी, जो इंटर न्यूरॉन होंगी ये आपका लेके जाएंगी, पैगाम लेके जाएंगी हायर सेंटर ऑफ ब्रेन की तरफ, और ब्रेन को बताएंगे किस टाइप का रिस्पॉन्स परफॉर्म हुआ है और कितना स्ट्रॉन्ग परफॉर्म हुआ है। और ब्रेन को उस चीज़ के बारे में अवेयर करेगा कि पर्सन को क्या हुआ, क्या उसके साथ हुआ, कितना पेन था, इस चीज़ के बारे में उसको क्या करेंगी, अवेयर करेंगी। तो बेसिकली ये रिफ्लेक्स एक्शन का क्या है, फिनोमेना है।
तो दोबारा थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं कि नर्व इम्पल्सिस इज जनरेटेड विच इज कैरिड बाय सेंसरी न्यूरॉन टू द इंटरन्यूरोनल स्पाइनल कार्ड। मैंने बता दिया कि आप जब किसी हॉट स्टिमुलस को टच करते हैं तो सेंसरी न्यूरॉन एक्टिव होते हैं और वो पैगाम किस तरफ लेके जाते हैं, इंटरन्यूरोनल स्पाइनल कार्ड की तरफ। फिर इंटरन्यूरॉन फिर मोटर न्यूरॉन को वो पैगाम पास कर देते हैं, जिसके नतीजे में वो मसल आर्म तक जाती है और आपका मसल कंट्रैक्ट होता है और आप अपने हाथ को क्या कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं। इस दौरान में ही इंटरन्यूरॉन अपने इम्पल्सिस को ब्रेन की तरफ भेजते हैं और आप अपने पेन और अपने तमाम एक्टिविटीज़ के बारे में ब्रेन क्या उसको क्या कर लेता है, अपने आप को अवेयर या रेडी कर लेता है, उसको अवेयरनेस हो जाती है कि किस टाइप का पेन था और कितना पेन था। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट डिस्कस किया है आपके पास नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी दो हिस्सों में डिवाइड हुआ आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और फिर आपने स्टडी किया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसकी सब कैटेगरी के अंदर आपने रिफ्लेक्स सेक्शन को भी स्टडी किया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ नर्वस सिस्टम. Thank you very much. I hope you have liked my lecture. So kindly do subscribe my channel and click on the bell icon for the latest notification of my new videos.